हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश हैं कि भाई कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल बंद हैं, तो आप लोगों को घर पर बैठकर ही पढ़ना है। और इसी श्रृंखला में ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप अपने घर पर बैठकर सुरक्षित रहें और वीडियो देखकर कुछ पढ़ाई करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारा जो लोक प्रशासन विषय है उसके अंदर पहला ही अध्याय है वो कार्यपालिका है। तो संसदीय शासन जो प्रणाली है उसके अंदर सरकार के 3 अंग होते हैं। एक विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान जो पालिका है उसका कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका विधान पालिका के द्वारा जो नियम जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। न्यायपालिका का कार्य न्याय करना होता है। यदि उसको लगता है कि विधान पालिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कोई नियम बनाया गया है या कोई ऐसा आदेश दिया गया है जो जनता के हितों के विरुद्ध है, तो उसको रोक लगा सकती है या रद्द कर सकती है। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका की। कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है और सरकार की नीतियों को लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका का होता है। तो कार्यपालिका का जो अर्थ है साधारणतः हम लेते हैं कि विधान पालिका के द्वारा जो नियम जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। तो इसकी एक परिभाषा है, गिलक्राइस्ट ने बहुत ही अच्छी और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के द्वारा जनता की इच्छाओं को लागू करती है। कार्यपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और जो कानून के द्वारा लोगों की इच्छाओं को लागू करने की कोशिश करती है या लागू करती है। तो इसने बताया कि भाई आगे कि कार्यपालिका की जब हम व्याख्या करते हैं तो कार्यपालिका को हम 2 तरीके से देखते हैं। 2 तरीके से इसके अर्थ को देखते हैं, एक व्यापक अर्थ में और एक संकीर्ण अर्थ में। व्यापक अर्थ है कि भाई इसके अंदर देश से एक व्यापक का अर्थ होता है बड़े स्तर पर। जब इसका अर्थ को हम देखते हैं तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका का जो प्रयोग है वो उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है जो कानून को लागू करने में भाग लेते हैं। इसके अंदर देश का प्रधानमंत्री भी, मंत्रिपरिषद भी, सचिव भी, लोक सेवा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी, सेना अधिकारी या प्रत्येक वो कर्मचारी जो सरकार की नीतियों को लागू करने का या उसे पालन कराने का प्रयास करता है। फिर आता है संकीर्ण अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में इसका अर्थ बताया कि कार्यपालिका अर्थ वास्तविक जो कार्यपालिका से है कि जिसमें कार्यपालिका का विभाग अध्यक्ष, उसके सलाहकार, मंत्री परिषद, सचिव आदि शामिल होते हैं और वे नीतियां निश्चित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और सचिव ही वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये तो है इसका कि भी कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका की परिभाषा, इसका व्यापक और संकीर्ण जो अर्थ है वो। अब बात आती है कार्यपालिका के प्रकार और भेद की। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था और बताया गया था कि कार्यपालिका के कई प्रकार हैं। उन्हीं में से आज हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो आता है वो आता है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नाम मात्र की कार्यपालिका जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, इंग्लैंड की रानी नाम मात्र की अध्यक्ष होती हैं या नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक का मतलब है असली, जो सही रूप से कार्य करती है। तो भारत के अंदर भारत का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं जो नाम मात्र के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करके कार्य करती हैं। उसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण हैं जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती हैं। उसके बाद आता है एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका होती है जिस देश में एक ही
शासन की शक्तियाँ एक ही राजनीतिक दल के पास केंद्रित होती हैं और सभी शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है या एक पार्टी के द्वारा, एक संस्था के द्वारा किया जाता है। वो एकल कार्यपालिका कहलाती है। बहुल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका का एक उदाहरण है चीन के अंदर। चीन के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है और वही पूरे देश पर शासन करती है और उसी के द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका वो होती है जो कई व्यक्ति मिलकर, कई व्यक्तियों का समूह या कई व्यक्तियों की परिषद मिलकर जो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती हैं। जैसे इसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड के अंदर 7 व्यक्तियों की एक परिषद मिलकर कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती हैं। फिर आती है पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसके अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पैतृक तौर पर कार्यपालिका की शक्तियाँ मिलती हैं। जैसे प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने उत्तराधिकारियों को कार्यपालिका राजा बना दिया करते थे, तो वो अब कार्यपालिका शक्तियाँ उन्हीं को मिलती है। जैसे इंग्लैंड के अंदर है, रानी के बाद दूसरी रानी आएगी या एक राजा की मृत्यु के बाद वो अपने से मृत्यु से पहले या गद्दी छोड़ने से पहले अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर देते थे, तो उसको हम पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। फिर आता है निर्वाचित। निर्वाचित कार्यपालिका वो होती है जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे भारत के अंदर है निर्वाचित कार्यपालिका है। लगभग विश्व के सभी देशों में निर्वाचित कार्यपालिका पाई जाती है। एक निश्चित समय के अंतराल के बाद उनका चुनाव होता है और वो कार्यपालिका के रूप में अपने कार्य करते हैं। फिर आता है स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका होती है जो एक बार कार्यपालिका के रूप में पद ग्रहण करते हैं और जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाते तब तक अपने कार्य के रूप में, कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। इसके बीच में उनको हटाया नहीं जा सकता। इसका उदाहरण सरकारी, जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करते हैं, वो सभी इसके दायरे के अंदर आते हैं जो सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। उसके बाद आता है अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक दलों के अंदर आती हैं जो कुछ समय के लिए, जब तक आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक उनका बहुमत होता है तब तक वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। जब उनका बहुमत समाप्त हो जाता है तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे भारत के अंदर है कि भाई 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं, 5 साल से पहले अगर सरकार अपना विश्वास मत खो देती है या अपना बहुमत खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये एक अस्थायी कार्यपालिका है, जब तक बहुमत रहेगा तब तक अपने पद पर कार्य करेंगे। उसके बाद आता है संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय जो कार्यपालिका है उसके अंदर नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों पाई जाती हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर वहाँ पर दोनों के अंदर अंतर भी पाया जाता है। जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और जो नाममात्र की शक्तियाँ हैं कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के पास पाई जाती हैं। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। तो संसदीय और जो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर वास्तविक जो कार्यपालिका है वो जनता के प्रति जवाबदेही है। उनकी जवाबदेही संसद के प्रति, अपनी लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो सारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्र के अध्यक्ष के पास होती है। अपनी शक्तियों का प्रयोग वो करता है और उन जवाबदेही भी उसकी संसद के प्रति न होकर जनता के प्रति होती है, क्योंकि जनता सीधा, और इसका उदाहरण अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के द्वारा होता है, तो वो जनता के प्रति ही जवाबदेही उसकी होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और आप इसको देखकर पढ़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू।